स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस YouTube सेशन में। और आज के जो हमारी क्लास रहेगी भाई, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की रहेगी। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लॉक नंबर 4। और इससे पहले ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो देख लीजिएगा, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हमारे ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास ब्लॉक नंबर 4, दैट इज स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। देखो, अभी तक जितने भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं उनमें हमने क्या जाना है कि स्ट्रेटेजी होती क्या है और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किस तरह से होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भाई इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और क्या इम्प्लीमेंट कर देना से हमारा सारा काम खत्म हो जाता है, क्या उसके बाद भी कोई हमारा काम रहता है, तो वो इसके अंदर आएगा। तो इस ब्लॉक का नाम क्या है? स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। मतलब पहले हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद उसका जो कंट्रोल फैक्टर है वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमारे ना 4 चैप्टर आएंगे। तो यूनिट 10, 11, 12 और 13 वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 देखिए, इम्प्लीमेंटेशन यानी बिहेवियरल डायमेंशन। देखो यहाँ पर क्या चीज आती है। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक चेंज। स्ट्रेटेजिक चेंज का यहाँ पर सीधा सीधा सा मतलब क्या है? मतलब जब आपने पॉलिसीज को लगाया, यानी जो स्ट्रेटेजी हमने फ्रेम करी है उसको हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज देखने को मिला है, या प्रीवियसली जो चीज़ें हो रही थी और अभी करंटली जो चीज़ें हो रही हैं उनमें कोई डेविएशन है या नहीं है, तो वो हम चेक करते हैं बाय द स्ट्रेटेजिक चेंज। ठीक है, ये इसीलिए होता है ताकि हम ये देख पाएँ कि हमारी जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की गई थी और जो हमारा तरीका था क्या वो सही था या सही नहीं था, उस चीज़ को हम देखते हैं। While implementing a strategy, the whole process involve a number of people, task, business unit and product to move from a stable strategy to organizational redirection। यानी जब आप एक बार स्ट्रेटेजी लगाते हैं या स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप हमारा ये हो जाता है कि भाई हमें नंबर ऑफ टास्क करने हैं, नंबर ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करना है और हमें ये देखना होता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अभी के लिए स्टेबल है, बट क्या इन फ्यूचर उस स्ट्रेटेजी को हम उसी तरह से लेकर के चल सकते हैं या उसमें कोई बदलाव करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मैचिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू द स्ट्रेटेजी। यानी जो आपने स्ट्रेटेजी देखी है या स्ट्रेटेजी हमने सोचा है भी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ मैच करके देखेंगे कि क्या फेवरेबल सिचुएशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा स्ट्रेटेजी क्रिटिकल एक्टिविटी। यानी जो हमारी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली क्या क्या जो है वो एक्टिविटी होने वाली है, उन एक्टिविटी को हम देखने वाले होंगे। ठीक है, और क्योंकि एक्टिविटी के बगैर ये हम अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं, है ना, क्योंकि स्ट्रेटेजी के अंदर ही हमारा एक्शन प्लान भी है। तो इस वजह से स्ट्रेटेजी क्रिटिकल एक्टिविटी को हम रिलेट करते हैं। भाई जब आप स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस दौरान हमें ये भी देखना होगा कि हमारी एक्टिविटी है क्या क्या, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी हमें करनी होंगी, है ना, रूटीन एक्टिविटी हमारी क्या है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कि भी डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई भी ग्रुप एक्टिविटी है उसको करने के लिए प्रॉपरली जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, मतलब कोई जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो अपनी पावर को नीचे डेलीगेट कर देते हैं ताकि डिग्री जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो पाए लोगों के अंदर, है ना। तो वो इसके अंदर आती है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व है
तो उसमें कुछ अल्टरनेटिव अप्रोच को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को अडॉप्ट करते हैं, ताकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है ना वो आपका मेंटेन हो पाए, इसके लिए किया जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बनाना। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग यूनिट हैं वो कोऑर्डिनेशन किस तरह से कर सकती हैं उसके ऊपर वर्क होगा। तो ये भी हमें हियरार्की ऑफ अथॉरिटी से पता लगता है, राइट, कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर कौन दे सकता है एंड उसके बाद उन ऑर्डर को मानने वाले कौन कौन है ना। मैनेजर जो है वो हायर अथॉरिटी के अंदर आते हैं, और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशनल लेवल होता है वहाँ पे एक्टिविटी इस तरह से होती है कि भाई उनको काम दिए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाता है अगर हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फिर इसके बाद आपका लीडरशिप होता है। लीडरशिप होता है टॉप मोस्ट पर्सन जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को लीड करता है ना। ओके। लीडरशिप जो है वो आपका क्या होता है, एक लीडर होगा जो ग्रुप को लीड करेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइड करना, उनको टास्क असाइन करना, ठीक है, ड्यूटीज असाइन करना, ये सारा जो काम आता है वो लीडरशिप के अंदर आता है। ओके। तो ये फिलोसफी बेसिकली होती है कि भाई हम परफेक्टली अपने आप को इम्प्रूव करते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करते हुए टास्क को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं। तो लीडरशिप में एक पर्सन है जो अपने ग्रुप को क्या कर रहा है, लीड करने का काम कर रहा है, उनको टास्क असाइन कर रहा है कि वो काम क्या क्या करेंगे, कब उन्हें काम करना है, उनके पास टाइम पीरियड कितना है। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लीडरशिप जो है वो इन्वॉल्व होती है। ओके। Leadership is the one of the most observed and least understood phenomena on earth. मास्लो आपके मैनेजमेंट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मास्लो इन्होंने नीड हियरार्की थियरी दी थी भाई, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि अगर वर्कर की नीड को पूरा कर दिया जाए, 5 वर्किंग नीड को अगर हम पूरा कर दें तो वो अपने आप से मोटिवेट हो जाएगा। और लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई वर्कर के अंदर जो वर्किंग इम्यूनिटी है वो किस तरह से बूस्ट की जाए, उनको कैसे हम मोटिवेट करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लीडरशिप भी उसी का ही पार्ट है। लीडरशिप के अंदर ही हम ये पढ़ते हैं कि मोटिवेशन फैक्टर काम करता है जब भी हमें किसी दूसरे से काम करवाना है। ठीक है। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट। Leadership is the capacity to frame the plan while will succeed, which will succeed, and the faculty to persuade other to carry them out in face of all the difficulty. कि भाई जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को कैसे कैरी डाउन करना है, कैसे उन एक्टिविटी को देखना है, इनके ऊपर ये फोकस होता है। पूरा जो प्लान है वो क्या होता है, सक्सेसफुल होना होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर ये बात करता है। ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन ऑफ लीडरशिप आती है। फंक्शन ऑफ लीडरशिप में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लीडर के काम आते हैं कि भाई लीडर क्या क्या काम करेगा। सबसे पहला है नीड ऑफ द टास्क, यानी कि उसका ये फंक्शन होता है टास्क के बारे में बताना, डिफाइन करना, प्लान बनाना, वर्क अलॉट करना, रिसोर्स को एलोकेट करना, कंट्रोलिंग द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, परफॉर्मेंस को चेक करना। तो ये सारे काम उसके नीड के अंदर आते हैं। देन उसके बाद है इंडिविजुअल, यानी जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रेज करना, समय समय पर उनकी प्रशंसा करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इंडिविजुअली हमें पर्सनली उनको मिलना होगा, बातचीत हम करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उनकी एबिलिटीज़ को। तो ये सारी चीज़ें भी लीडर ही करेगा। देन ग्रुप नीड क्या है भाई, स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड फिक्स करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, टीम स्पिरिट को मेंटेन करना, टाइम टू टाइम मोटिवेशनल सेमिनार्स रखना, इनकरेज करना हमारे वर्कर्स को। ठीक है। सब लीडर की अगर ज़रूरत है तो वो सब लीडर भी अपॉइंट कर सकता है, ग्रुप को ट्रेन कर सकता है। तो ये सारे काम वो लीडर की तरह करेगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि लीडरशिप के स्टाइल क्या क्या है। देखो हमारे पास ना किस तरीके के लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं।
या एक जो पर्सन है वो सक्सेसफुल लीडर कब हो सकता है। तो ये दीज आर द क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी हैं जिसकी वजह से हम लीडर को सक्सेसफुल बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एम्बिशियस, मतलब कि प्लान करने वाला, उसके प्लान इतने अच्छे होने चाहिए कि वो ना फ्यूचर को देख कर के सारी चीज़ें पहले से ही मैनेज कर ले। विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, कि भाई वो काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब काम करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। एंटरप्राइज को लेकर के इमेजिनेटिव होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंदर इंथुजियाज्म होना चाहिए काम को करने का, है ना। तो ये काफ़ी सारी क्वालिटी हैं जिससे हम एक लीडर को सक्सेसफुल बता सकते हैं। ओके, जैसे कि ये आपके, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर आपने ध्यान देना भाई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है लीडरशिप स्टाइल, और लीडरशिप का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन ज़रूर बनाएगा। ओके, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है भाई? कल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना। कॉर्पोरेट कल्चर, कल्चर का मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट से है। ठीक है, जो एंटरप्राइज है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। हर तरह की एंटरप्राइज की कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ उसके बेनिफिट्स होंगे, कुछ उसकी वीकनेसेस होंगी, कोई स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, वो डील करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे कल्चर का, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है ना, उसकी वजह से हमारे एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर का मतलब होता है कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग को समझे, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करे, राइट। उसे पता होना चाहिए लोगों की ह्यूमैनिटी का, मतलब दूसरों से बात कैसे करनी है उसका उसको तरीका होना चाहिए। लोगों की कमियां क्या है, या उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको वो समझे। ठीक है, ये चीज़ कम्युनिकेशन है कि भाई टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करे ताकि लोगों को वो जान सके। इसके अलावा स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, उसे बोलने का तरीका आना चाहिए। लीडर के पास ये स्किल होनी चाहिए ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें, ट्रस्ट कर सकें। द स्किल ऑफ लिसनिंग, अगर कोई व्यक्ति उसे समझा रहा है, कोई बात रख रहा है, तो उस बात को वो समझे, अंडरस्टैंड करे। ठीक है, वो चीज़। सेल्फ कंट्रोल है कि भाई जो टीम कैप्टन है उसको खुद पर भी कंट्रोल रखना है, किस बात पर रिएक्ट करना है, कहाँ रिएक्ट नहीं करना, वो उसे पता होना चाहिए। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर दोनों को डील करना आना चाहिए है। टारगेट सेटिंग करना पता हो। ठीक है, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये क्वालिटी लीडर में हो। वी एंड नॉट यू, है ना। वी वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई लीडर अपने बारे में ना सोचे, पूरी टीम को लेकर के चले जब वो काम कर रहे हैं, है ना। एसेसिबल है कि भाई हमेशा अपनी मेंबर्स के पास रहे जब उन्हें ज़रूरत हो लीडर की, है ना। रिकॉग्निशन होगी, भाई अच्छे से वो वर्क करेगा तो लोग उसको, इंटरपर्सनल बॉन्ड जो है वो उसकी क्या होगी, लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लीडरशिप का, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, इसके बाद एथिक्स और वैल्यू। देखो, एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है कि भाई ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को ना सोसाइटी में एक अच्छा प्रेजेंट करना चाहती है, तो उसे एथिक्स और वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेंगी। यानी जैसे कि ऑनेस्टी के साथ वो वर्क करे, कोई भी मिस बिहेव ना करे, या फ्रॉड वगैरह ना करे, ऑनेस्टी रखे, या जो प्रैक्टिस फेयरनेस रखे अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर के। ठीक है, ये उसकी एथिक्स होती हैं। कस्टमर्स को वैल्यू करे, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो लीडरशिप के अंदर जो मेन जो इसमें टॉपिक है ना बच्चे, वो लीडरशिप का ही है और एक कॉर्पोरेट कल्चर का है। दोनों टॉपिक हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना भाई। ओके, अगला जो हमारा चैप्टर है दैट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? It is a set of standards which aim to improve organization image, efficiency, effectiveness and social responsibility. एक स्टैंडर्ड की तरह होता है जो ऑर्गेनाइजेशन इमेज को
एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के बारे में बात करती है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका मेन फोकस होता है ट्रांसपेरेंसी पर, कि भाई जो बिजनेस है वो ट्रांसपेरेंसी से काम करे, लोगों के, हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करे, अकाउंटेबल हो मैनेजमेंट को लेकर के, है ना। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओके, इसके अलावा इनवर्ड फोकस होना चाहिए एंड जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उस पर फोकस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि भाई वो अकाउंटेबल हो, ठीक है, जिम्मेदार होना चाहिए और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को फेयरनेस उसको रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है उसको वो मेंटेन करे, है ना। ये सारी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आती हैं चीज़ें। फिर से वही बिजनेस एथिक्स है, बेसिकली ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन है बिजनेस के जो हम सोसाइटी के लिए फॉलो करते हैं। ओके, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम सोसाइटी के प्रति काफ़ी सोशल हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो वो रख रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस के एथिक्स हैं। ये हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में हमें बताएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डील करता है। ऑपरेटिंग इश्यूज अगर ऑर्गेनाइजेशन के तो उनको दूर करने में जो है वो सहायक होगा, हमारे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देगा प्रॉपरली, ठीक है, लीगलिटी के साथ इसको हम फॉलो करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिलर्स। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी है, वही सेम चीज़ कि भाई एक ओनरशिप स्ट्रेटेजी होती है जिसका मतलब होता है ओविंग द रिवॉर्ड एंड फेलियर। भाई अगर रिवॉर्ड होता है या फेलियर होता है तो दोनों केस को समझना आना चाहिए हमें। फेयरनेस का ध्यान रखना है कि भी इक्वली हम ट्रीट करें विदाउट एनी काइंड ऑफ डिमार्केशन ऑफ कास्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को हम मेंटेन करेंगे, इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक बिजनेस इन पांचों चीज़ों को लेकर चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसने अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, ठीक है, और उसे वो मेंटेन कर रहा है। इसमें जो मेन क्वेश्चन है आपका वो है मॉडल्स का, कौन कौन से मॉडल हैं। जैसे कैनेडियन मॉडल है, इसमें क्या है, ये आपका फ्रेंच कल्चर पर बेस्ड है और बेसिकली इसमें क्या है, कनाडा इंडस्ट्री एक फैमिली बिजनेस है जो इसमें बताया गया है। द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इट इज़ विजिबल दैट वन ऑफ अर्ली इनिशिएटर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इन्हीं की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग में देखा गया। दैन उसके बाद यूके अमेरिकन, एंग्लो अमेरिकन मॉडल जिसमें सार्बेंस ऑक्सिली एक्ट है जो कि 2002 में जुलाई में पास हुआ। इसका एम था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना। ओके, थर्ड है जर्मन मॉडल, ये जर्मन का है, इसमें एक्सपोर्टिंग मशीनरी को लेकर के है कि भाई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किस तरह से सही होंगे उसको लेकर के है। इटालियन मॉडल है जो 20th सेंचुरी में आया, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन करी, वर्ल्ड वार 2 का टाइम था, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के ही मॉडल हैं, पढ़ना चाहो कर लेना, एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें, अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है कि भाई कौन इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्रमोटर है, प्रमोटर के ऊपर सारा जो है वो काम रहता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को मेंटेन करना या परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना, उनको रिमूव कैसे करेंगे क्योंकि काफ़ी पेपर वर्क है, फॉर्मेलिटी है ना। अकाउंटेबिलिटी है, प्रमोटर का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मिसट्रस्ट हो सकता है आपस में लोगों का। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएंगी। तो मेन इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है, उसी के मेथड या मॉडल्स अगर हम कहें या प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें से बनेगा। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल का मतलब हुआ कि हम बिजनेस के जो स्ट्रेटेजी फ्रेम कर रहे थे उसको जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेविएशन है ना उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले ना इसमें होएगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में होता है परफॉर्मेंस, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, जो हमने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो रही हैं, उसको कंपेयर किया जाएगा अपने कॉम्पिटिटर से।
ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया सेट होगा। जैसे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ईपीएस क्या है, डीपीएस क्या है, या मार्केट शेयर कितना चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना है, सेल ग्रोथ है या नहीं है, एसेट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है ना। फिर आपका ऑपरेशनल कंट्रोल आता है, जिसमें कुछ ऐसी टेक्निक आती है जिसका यूज हम करते हैं ये देखने के लिए कि भाई मैनेजमेंट को कितना पैसा चाहिए है, फाइनेंशियल नीड उसकी कितनी है, उसको हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ना एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो ये ड्यूओ पॉइंट चार्ट है जिसकी हेल्प से हम ये देखेंगे। जैसे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये कैसे कैलकुलेट होता है कि नेट इनकम डिवाइड बाय नेट सेल। ठीक है, नेट इनकम कैसे निकलती है, नेट सेल में नॉन ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ते हैं और अगर डेफिसिट है तो माइनस करते हैं। अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट और टैक्स, इन सब चीज़ों से हम निकालते हैं। अच्छा, और टोटल एसेट टर्नओवर क्या है, नेट सेल अपॉन में टोटल एसेट। इसमें टोटल एसेट में करंट एसेट फिक्स एसेट दोनों आएंगे। करंट एसेट में कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है, इन्वेंट्री आता है और रिसीवेबल आते हैं। ठीक है, इनसे हमारा ये डीओ पॉइंट चार्ट जो वो बनता है। अच्छा, उसके बाद है बजट। बजट एक प्लान है जो ये बताता है कि हमारे बिजनेस में इनकम कहाँ से होंगी, हमारे एक्सपेंडिचर क्या क्या है। ठीक है, बेसिकली जो है वो रिसोर्स एलोकेशन को लेकर के है। ये एक रिपोर्ट है जो हमें फ्यूचर एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बताता है। ठीक है, बजट का क्लासिफिकेशन टाइम के बेस पर है, मॉनेटरी यूनिट पर है, फंक्शनल है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये टाइप्स हैं भाई, जैसे लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, फिजिकल बजट होता है। जो लॉन्ग टर्म बजट है वो 5 साल के लिए बनेगा। शॉर्ट टर्म बजट वीकली, मंथली और ईयरली बनता है। फिजिकल बजट करंट ईयर का होता है। मॉनेटरी यूनिट में अगर बात करें तो एक फाइनेंशियल बजट है और एक नॉन फाइनेंशियल बजट है। फाइनेंशियल बजट में वेज, ओवरहेड, सेल ये सब चीज़ें आती हैं और नॉन फाइनेंशियल बजट में मटेरियल, मैन पावर ये सब आता है। फंक्शनल बजट में क्या होगा भाई, हम जो भी फंक्शन कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके हिसाब से बजट, सेल बजट, प्रोडक्शन, पर्सोनल, परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, ये सब चीज़ें। और फिक्स और फ्लेक्सिबल, फिक्स बजट होगा जिसको हम बदल ना सकें और फ्लेक्सिबल होता है जो किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए बनाया गया है जो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका आता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, जो भी हम बना रहे हैं, उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करना, उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, दैट इज़ ऑडिट। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने ऑडिटिंग को बताया है अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली obtaining and evaluating evidence regarding the assertion about the economic action and event to ascertain the degree of correspondence between the assertion and criteria। मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि भाई ना एक एविडेंस प्रूफ होने की बात होती है कि भाई जो ट्रांजेक्शन हो रही है उनका डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या है, उसको हम देख रहे हैं। तो इसमें ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर होते हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, जो सर्विस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। गवर्नमेंट ऑडिटर हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और इंटरनल ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, एमबीओ एक मेथड होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रॉपर अपना गोल सेट करती है और उस गोल के मुताबिक एक्टिविटी होती है और फिर ये देखा जाता है कि क्या जो गोल सेट किया गया था क्या उसके मुताबिक सारे काम हुए हैं या नहीं हुए, वो हम देखते हैं। ठीक है, देन है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट टेक्निक कि भाई हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका हमारा तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आता है हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड, मतलब हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको भी हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं कंपेयर करने के लिए। अच्छा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है भाई जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। और थर्ड आपका प्रेजेंट स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम पर्टिकुलर पीरियड को
टारगेट करते हुए गोल्स एंड टारगेट डिसाइड करते हैं। ठीक है। एंड लास्ट है फॉलोअप। फॉलोअप में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम है कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है डाटा को लेकर के, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को लेकर के, या अगर हम बात करें अनफेयरनेस भी हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये डिफरेंस का क्वेश्चन है एक, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पढ़ लेना इसको भाई, एग्जामिनर को पूछ सकता है ये। ठीक है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस और स्टैंडर्ड, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद इवैल्यूएशन है भाई। इवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या आता है? ठीक है जी। देखो, सेल्फ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, देन इम्प्लीमेंटिंग होती है, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। मेजरमेंट किया जाएगा परफॉर्मेंस का कि भाई क्या सही से हुआ है, मेजरमेंट है ना। तो इसमें ना मेजरमेंट के तरीके देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे सबसे पहले है डिस्प्ले मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कि भाई रिटर्न को मेजर करना। इसमें बीसीजी ग्रोथ शेयर है, जो ये देखता है भी कंपनी का शेयर कितना है मार्केट के अंदर। ओके। और ओवरऑल उसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। मार्केट शेयर जो है वो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को लेकर है, भाई बिजनेस में हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और पोजीशनिंग क्या है। अच्छा, कैश काउ क्या है? कैश काउ होता है जहाँ पे लो तो ग्रोथ रेट है और मार्केट शेयर ज़्यादा है, उस सिचुएशन को कैश काउ बोलते हैं। डो क्या है? लो, भाई ग्रोथ रेट हमारा कम है लेकिन जो मार्केट शेयर है वो भी कम है, तो वो होता है डो। क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे लो मार्केट शेयर होता है लेकिन ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है अभी। स्टार क्या है? जहाँ पे दोनों चीज़ें हाई हाई हैं, हाई ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर। ये बीसीजी मैट्रिक्स हमारी कहती है। ठीक है, ये देखो। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी है अभी कि ना प्रॉफिटेबिलिटी कर्व को लेकर के दिक्कत है, प्रिडिक्शन लगाना मुश्किल हो जाता है, मार्केट शेयर को डिटरमाइन करने में दिक्कत है। ओके, कंसिडरेशन नहीं है कि भी एक्सपीरियंस कर्व को यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर कर रही हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद रहे जीई स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग ग्रिड है। इसमें क्या है कि ना एक वेटेज सिस्टम है और उस वेटेज सिस्टम में परसेंटेज होता है कि भाई इतना परसेंट दिया गया है। जैसे साइज ऑफ मार्केट 10%, रेट ऑफ ग्रोथ है 15%, कंपटीशन है 15%, टेक्नोलॉजी को 10%, एंट्री कंडीशन है 10%, प्रॉफिटेबिलिटी 40 है। तो इस तरह से हम ना अपने बिजनेस को मेजर करते हैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक, और अपने बिजनेस को इन्हीं फैक्टर के हिसाब से रेट देते हैं 1 2 3 4 5 6, एंड फिर उससे स्कोर मेजर होता है। ठीक है। अच्छा, एक है सैले का डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। इसमें क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है। अट्रैक्टिव, एवरेज, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। ठीक है। एक पीएमएस मॉडल है, ये डाटा बेस्ड होता है कि जो डाटा दिया है उसके हिसाब से हम कंपैरिजन करते हैं, एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ना ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेटेजी, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको मेजर कर रहे हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड है एक। इसमें क्या है कि एक सजेशन बॉक्स की तरह होता है ये, और इसमें ना बोला जाता है कि भाई हम क्या और कर सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है वो तो है ही है,
उस सिचुएशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है, ये उसके ऊपर वर्क करता है बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, क्लैरिफाई करता है कि हमारी विजन और स्ट्रेटेजी क्या है और फिर उसको एक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई। और इवैल्यूएशन में वही चीज़ है भाई, इवैल्यूएट करने का तरीका, परफॉर्मेंस को मेजर करना, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो इसमें ना बेसिकली मेथड इम्पोर्टेंट है आपके। जितने भी मेथड हैं वो सारे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहीं से फिर मेथड पर डिफरेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, लाइक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इसके लिए इसको करना ज़रूरी है भाई, तो कर लीजिएगा ये ज़रूर से। ठीक है, तो भाई ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था जो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, जो जो इसमें ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने कोशिश करा है कि भाई आपको सारे समझा दूँ। चलिए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो वो आप ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा ग्रुप बना हुआ है ना सारे, तो ग्रुप लिंक आपको इसी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्लास के, वहाँ से इसे ज्वाइन कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें चैनल के साथ और इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आप इसी तरह से लेते रहिए।